गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप जिस टाइम में देख रहे हैं वीडियो उस टाइम में अपने आप से हिसाब से मैच कर लीजिए। वेलकम टू माय चैनल। मैंने रिसेंटली अभी बताया था कि मैंने क्लास स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन तो मैं बहुत दिनों से चला रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे से दूर स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि उनको मेरे से पढ़ने का इंटरेस्ट हो सकता है कि मेरे वीडियो देखने के बाद उनको थोड़ा इंटरेस्ट जगे। उन्हीं स्टूडेंटों को लेकर मैं आपके समक्ष आया हुआ हूँ। उन्हीं स्टूडेंटों के लिए मैं आया हुआ हूँ। समय न गवाते हुए सीधे चलते हैं दिए गए वचनों के तरफ। हमने आपको वचन दे रखा था कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, एक फिक्स पीरियड के अंदर मैं आपको 12th के जितने मेन पोर्शंस हैं उनको मैं टच करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपका 100% मार्क आप तक पहुँच जाए। राइट। तो मैंने कल एनपीयू को लेकर आया था। एनपीयू में पार्ट 1 मैंने दिया आपको। उसमें एनपीओ क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। अब मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ कहाँ पर, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद बैलेंस शीट की दुनिया में। आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट बनाना किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन और बैलेंस शीट नहीं रहेगा तो बहुत ही समस्या आएंगे। बैलेंस शीट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस का या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोर्शन रहा है। देखो, मैं घर बना रहा हूँ। मैं घर बनाते समय सारा कुछ मैंने देखा, बालू क्या पड़ा, सीमेंट क्या पड़ा, सारा कुछ देखा, ईंट का जोड़ाई क्या था। लेकिन मैं लास्ट टाइम अगर वहाँ पर पहुँचा ही नहीं, स्पॉट देखा ही नहीं, वेरिफिकेशन क्या नहीं, हो सकता है वॉल टेढ़ा हो गया हो सकता है कि मेरी फिनिशिंग जो है, फिनिशिंग के करते समय बेईमानी किया गया हो सकता है मेरी जो फिनिशिंग के समय था जहाँ पर मटेरियल्स के सही यूज़ करने थे वहाँ पर मटेरियल्स का इम्बेजमेंट कर लिया हो, गबन कर लिया गया हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए लास्ट में एक निश्चित फिक्स पीरियड के बाद हर एक कंपनी, हर एक इंटरप्राइज, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक बैलेंस शीट तैयार करती है। कहने का मतलब, प्रॉफिट अर्निंग ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट prepare balance sheet after definite period to find out the financial position of their business in the same way and with the same objectives. Non-trading institution also prepare balance sheet at end of the financial year after preparing income and expenditure accounts. That means कि लाभ अर्जित करने वाली संस्था जिस तरह से वर्ष के अंत में एक निश्चित समय के बाद लाभ हानि खाता बना लेने के बाद आर्थिक चिट्ठा तैयार करती है, ठीक उसी प्रकार से एक निश्चित तिथि के बीत जाने के बाद, एक निश्चित समय बीत जाने के बाद, या निश्चित पीरियड बीत जाने के बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं भी बैलेंस शीट तैयार करती है। कहते हैं द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर ट्रांसफरिंग रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। हमने जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम्स ले रखा था वो रेवेन्यू, इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। राइट। अब जो मैं लेने वाला हूँ वो कौन सा आइटम लेने वाला हूँ, तो अब ध्यान रखो, हमने कल ही जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जो रेवेन्यू नेचर्स के इनकम्स हैं, वो कभी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बट जो कैपिटलाइजेशन नेचर के इनकम्स हैं, जो कैपिटलाइजेशन नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। डेट मीन्स अगर आपने कैपिटलाइजेशन इनकम किया है, डेट इज ए लायबिलिटीज फॉर यू। अगर आपने कैपिटलाइजेशन इनकम किया है, ये लायबिलिटीज है आपके लिए। लेकिन अगर आपने कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर्स किया है, डेट इज एसेट्स फॉर यू। लाइक व्हाट, अगर आपने प्लांट खरीदा है, कौन सा एक्सपेंडिचर है सर? कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर है। अगर आपने प्लांट खरीदा और ये कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर्स है तो इसका मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अगर आपने लैंड खरीदा, ये भी कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर्स है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, यानी कि राइट साइड में जाएगा। राइट। बैलेंस शीट के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। आप कहेंगे सर बोर्ड पे क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि मैं आपको फील कराना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मैं लर्न करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है।
पूरा चैप्टर को लेकर हमको आना नहीं है, पूरा होल सोल कंसेप्ट को लेकर नहीं आना है। जो पॉइंट है जो आपके दिमाग में जाना चाहिए एग्जाम टाइम में, अगर आप बैठे तो कहता ऐसा नहीं करना। क्या है, क्वेश्चन देखे पटाख से याद आ गया, अच्छा ये था, है ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये कहता है कि इस चिट्ठे को तैयार कर, जब ये हम चिट्ठा तैयार करते हैं तो ये आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर है। कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गया होगा, दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के स्टेटस में जाएगा। अगर कैपिटलाइजेशन इनकम है तो दो जगह जाएगा, कहाँ जाएगा, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इनकम साइड में जाएगा, इधर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, राइट। फिर आगे कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से कुछ नहीं लिया जाएगा सर। अच्छा एक बात बताओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनाए हो ना ट्रेडिंग के बाद पीएल अकाउंट, उसमें से क्या ले जाते हो बैलेंस शीट में? आपका सीधा जवाब क्या आएगा कि सर मैं जब पीएल अकाउंट बनाता हूँ, अगर उसमें नेट प्रॉफिट आता है तो मैं इसे ले जाकर कैपिटल में जोड़ देता हूँ, और अगर नेट लॉस आता है तो मैं इसे कैपिटल में जाकर लेस कर देता हूँ, राइट। सेम चीज़ करना है यहाँ भी, लेकिन सर यहाँ तो कैपिटल होता ही नहीं है। अब तो बताए थे कि यहाँ कैपिटल नहीं होगा, कुछ तो होगा, यस यहाँ होगा कैपिटल फंड होगा। क्या होगा फिर तो कैपिटल फंड होगा। अब ये कैपिटल फंड क्या है, कहता है कि हमारा जो बिजनेस है, सॉरी हमारे जो इंटरप्राइज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अंदर हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस तो होते हैं ना, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंसेस बैलेंसेस हैं, किसके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो डिफरेंस है, दैट इज अ कैपिटल फंड। फिर से कहा E माइनस एल, दैट मीन्स एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड, या कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपके और इंटरप्राइज के अंदर आपका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो नॉन प्रॉफिट इंटरप्राइज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ही कह लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपकी जो टोटल एसेट्स है और आपकी जो टोटल लायबिलिटीज है, उसके बीच में क्या डिफरेंसेज है, सच डिफरेंसेज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फंड, तो क्या कहेंगे आप, द ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल फंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। In other words, the total opening liabilities of an institution are deducted from total opening assets and the balance of entity is called opening capital fund. That means what? That means कि जब आप बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट बनाने के लिए बैठ जाते हो, तो बैलेंस शीट बनाते समय आपकी जो उस समय की एसेट्स है, ओपनिंग एसेट्स, और आपकी जो ओपनिंग लायबिलिटीज है, उसके बीच की जो डिफरेंसेज है, दैट इज अ कैपिटल फंड, राइट। फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, राइट। आगे चलते हैं, फिर कहता है टू दिस कैपिटल फंड सरप्लस इज एडेड एंड डेफिसिट इज डिडक्टेड। इस कैपिटल फंड में सरप्लस को जोड़ देना है, और अगर डेफिसिट हुआ है तो उसको लेस कर देना है। भूल गए सरप्लस क्या था सरप्लस, कल बताए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, the difference is called surplus. When expenditure over the income, the difference is called deficit. अगर इनकम मेरे अधिक हुए और एक्सपेंडिचर्स कम हुए, ये जो डिफरेंसेज आया ये सरप्लस होगा। क्या होगा ये सरप्लस होगा। एक मिनट, ये क्या होगा, ये सरप्लस होगा। फिर तो बताओ तो क्या होगा, ये सरप्लस होगा, राइट। और अगर एक्सपेंडिचर्स इनकम से अधिक हो गया तो डेफिसिट होगा। ये हमारा कमी है ना, इसको मैं कैपिटल फंड से घटा दूंगा। अगर सरप्लस हो तो मेरे लिए अच्छी बात है, मैं उसको ऐड कर दूंगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, बड़ा ही प्यार से समझा रहा हूँ, अपने बच्चे भाई, छोटे भाई की तरह आपको प्यार से समझ लेना है। और इस बार एग्जाम में नंबर उठा पाओगे तो कमेंट सेक्शन में डालना, ड्यू टू यू सर I can या I may अवेंट सच टाइप ऑफ मार्क। प्लीज़ 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 ये कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँ ना तो मुझे मज़ा आए। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करेगा, तो हमको थोड़ा सा एनर्जी आएगा कि नहीं अच्छा चल रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। मैं आता हूँ आगे लेकर।
फिर कहता है एडिशनली कैपिटलाइज्ड आइटम आर ऑल्सो एडेड टू देयर कैपिटल फंड। सर ये क्या था, आपने कहा क्या, जो एडिशनली कैपिटलाइज्ड आइटम आर ऑल्सो एडेड टू द कैपिटल फंड। अच्छा, इसका मतलब कि अगर किसी भी तरह का और भी एडिशनल कैपिटल फंड्स दिए गए, एडिशनल कैपिटल्स की चर्चा है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। फिर से कहो तो क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कहानी क्या उस पर देखते हैं। ठीक है, आगे का क्या कहानी है, कहता है इसके मतलब नहीं समझे, कैपिटल किसके बारे में, एडिशनल कैपिटल के बारे में क्या कहे, कैपिटलाइजेशन आइटम्स और भी कुछ है। आपको लगता है कि कोई कैपिटलाइजेशन आइटम है तो उसको हम जोड़ देंगे, राइट। अब थोड़ा सा टाइम न लेते हुए लॉन पे चलते हैं। सर बिजनेस है नहीं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन क्यों लेगा ये बाबू रे। जब आप बिहार में कितना बड़ा बड़ा फ्लड आता है, कितना बड़ा बड़ा बाढ़ आता है, उस समय अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो एनजीओ काम कर रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो फ्लड में हेल्प करने जा रही है, और उसको दिखाई देता कि बहुत सारे लोग इस फ्लड में फंसे हुए हैं, तो फिर क्या करेगा, उसको डोनेटर नहीं है तो लोन लेगा ना, डोनेशन लेगा ना। आप एक एरिया में गए, गांव ग्रामीण एरिया में गए, पूरा देहाती क्षेत्र, पूरा सुदूर इलाका है, वहाँ पर आप गए, आप एक अच्छा सोशल सर्विस कर रहे हो, वहाँ पर गए, आपने देखा बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको आपने अपने कैपिटल, अपने जो आपको एनजीओ में कैपिटल फंड्स था, आपके पास जो डोनेशन था, आपके पास जो सब्सक्रिप्शन था, आपके पास जो जनरल डोनेशन था, आपके पास जो मेंबरशिप ही था, सारा कुछ लगाकर भी वहाँ पर जो एजुकेशन देना है उतना नहीं दे पा रहे हो, छोड़ दोगे? क्या आवाज़ आएगा, सर नहीं। मैं अगर वहाँ सोशल सर्विस के लिए गया हूँ और मैं इंटरेस्टेड होके गया हूँ, मेरा विजन पॉजिटिव है, देन आई कैन एवरीथिंग फॉर हिम और हर। मतलब मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, राइट। तो मैं उसके लिए जब सब कुछ कर सकता हूँ तो लोन भी ले सकता हूँ। तो लोन तो मेरा पर्सनली तो है नहीं, मैं किसी और इंस्टीट्यूट से जा रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूशन से जा रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा हूँ, लोन ले लूँगा। दैट मीन्स व्हाट, इफ the institutions, if organization has taken any loan, it will be shown on the liability side of balance sheet. In case of repayment of previously taken loan, the net balance amount is determined after making adjustment, and this is shown on the liability side. कहता है यदि संस्था के द्वारा ऋण लिया गया हो तो उसके चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। इसी तरह यदि पूर्व में लिए गए ऋण का भुगतान हुआ हो तो इसका समायोजन कर ऋण की शुद्ध राशि ज्ञात कर दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, संस्था ने, हमारी इंस्टीट्यूशन ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कि कोई लोन ले रखा है, उस लोन को पहले हमको दिखाना पड़ेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपने इसको दिखा दिया और इसमें प्रीवियसली कोई भी पेमेंट कर रखा है आपने, उसको उसमें से लेस कर देना है, एडजस्ट कर। 5 लाख रुपया बैंक लोन था सर आपका, आपने 1 लाख पेमेंट कर दिया, क्या मैं बैलेंस शीट में 5 लाख दिखाऊं? नहीं ना। कितना दिखाऊं? 4 लाख। 4 लाख दिखाऊंगा, मैं एडजस्ट कर दूंगा, और अगर लोन फिर ले लिया तो ऐड कर दूंगा, है ना। जस्ट जो हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बन रहा था बैलेंस शीट, वही बन रहा है, वहाँ कैपिटल था, यहाँ कैपिटल फंड है, लायबिलिटीज वही है। क्रेडिटर नहीं होगा यहाँ, क्यों होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्रेडिटर? क्योंकि मैंने तो परचेज सेल का काम करना नहीं है। ठीक है, आगे चलता हूँ। फिर अगला पॉइंट आता है अनसिक्योर्ड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दिस आइटम आर शोन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज अ पेबल्स। कहता है आपके पास कोई भी तरह का अनसिक्योर्ड इनकम है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या आपका लायबिलिटीज है, आपको इसको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट एंड स्पेसिफिक फंड, हमने कल बताया था कि अगर किसी डोनेशंस, किसी इनकम के पीछे ऑब्जेक्ट लगा है, दैट इज अ कैपिटल नेचर्ड रिसिप्ट्स, एंड व्हेन कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स बाय यू, देन इट्स रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट liabilities sides, and it's also recorded in receipt and payment account in a receipt side. Why? Because capitalization nature's income is always recorded in a receipt and payment account, and second statement is a balance sheet. In a balance sheet recorded, मतलब आप अगर किसी भी तरह का कैपिटल रिसिप्ट ले रहे हो तो आपको या तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है, और सेकेंड जगह कहाँ शो करना है, आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है। तो ये पॉइंट है,
कैपिटल रिसिप्ट एंड स्पेसिफिक फंड्स, किसी भी तरह का कैपिटल रिसिप्ट हुआ, स्पेसिफिक फंड है जैसे टूर्नामेंट फंड है ना, वॉलीबॉल फंड, क्रिकेट फंड है ना, प्लेइंग फंड, मेडिकल फंड, बहुत सारे स्टेशनरी फंड्स, यस इस तरह के अगर फंड्स हैं तो इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? नो शेयर, थैंक यू। नेक्स्ट एसेट्स पे आते हैं। अब मेरा बैलेंस शीट का जो राइट साइड है वो कौन होगा? एसेट्स होगा। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो आप देखोगे क्या सबसे पहला पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। द एसेट्स purchased in a current year are added to assets, so in a opening balance sheet the amount of depreciation and book value of assets sold during the year deducted from this new sum of assets and the balance amount is shown in the asset side of balance sheet। कहता है कि अगर आपने पहले का जो बैलेंस शीट है जिससे मैं बना रहा हूं उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दे रखा है, उस एसेट्स में कुछ डेप्रिसिएशन लगे होंगे या मैंने सेल कर रखा है, उसको पहले डिडक्ट कर लेंगे, लिस्ट कर लेंगे उसमें से। और अगर मैंने परचेज कर रखा है तो ऐड कर देंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस जो मेरा है उसमें से पहले क्या करना है? एसेट्स में से डेप्रिसिएशन एंड सोल्ड ऑफ एसेट्स को सेम एसेट्स में से, अगर मैंने लैंड खरीदा है और लैंड मेरे ओपनिंग बैलेंस में लैंड थे उसमें से मैंने कुछ सेल आउट किया है तो फिर उसमें से लेस करना है, लैंड को में से लेस करना है। मैंने प्लांट में रखा था मेरे ओपनिंग बैलेंस में, उस प्लांट में से 10% डेप्रिसिएशन गया तो 10% प्लांट में से लेस करना है, राइट। तो उस डिडक्शन को लेस करने के बाद हम क्या करते हैं? अपनी जगह पर आ जाते हैं और उसको क्या करते हैं? पुनः शो करके डिडक्ट करके दिखा देते हैं। अगर मैंने मशीनरी था 5 लाख का, डेप्रिसिएशन 50,000 लेस किया 4.5 लाख, 1 लाख का मैंने परचेज कर रखा है, दैट मीन्स 4.5 लाख में ऐड करेंगे 1 लाख को तो 5.5 लाख हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल एकदम चुनिंदा चीज़ है, समझा हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? थैंक यू। फिर आगे आते हैं, कहता है एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस। वहाँ जो लायबिलिटी साइड में बात कर रहा था अनअर्न इनकम का मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हमने लायबिलिटी साइड में कहा इनकम का चर्चा किया तो अनअर्न इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस। दीज आइटम शो एन एसेट्स इन द साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहते हैं हमने क्या किया है, कुछ एक्रूड इनकम कर रखा है, मैं पहले खर्चे होने थे नेक्स्ट ईयर मैंने एडवांस कर रखा है। मान के चलो कोई टिंकू नाम का लड़का है, टिंकू को मैंने काम करवाने के लिए 5,000 काम करवाने 2024 में, मैंने 2023 में उसको 5,000 दी, तो ये 5,000 एडवांस पे किया। काम करना है कब है? 2024 में, एडवांस कब कर रखा है? 2023 में। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इट्स अ प्रीपेड एक्सपेंस एंड इफ यू क्रिएट प्रीपेड एक्सपेंस दैट मीन्स यू हैव एसेट्स। ठीक है, जब तक ये होगा नहीं, जब तक वो काम आएगा नहीं, तब तक एसेट्स है, उसको मैं एसेट साइड में रख देता हूँ। बात समझ रहे? चलिए आगे करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, राइट। हमारे पास जो क्लोजिंग कैश एट बैंक है उसको भी एसेट साइड में रख देंगे। और लास्ट में इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, फॉर एग्जाम्पल मैच फंड, प्राइज फंड, दिस विल बी शोन एसेट्स so as an assets ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहता है मैं क्या कर रखा हूँ, मैच फंड के लिए, प्राइज फंड के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये एज ए एसेट्स इन्वेस्टमेंट साइड में एसेट साइड में रख देंगे इसको। कोई दिक्कत? बात समझ गए? चलिए आगे आते हैं। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहता है जब फिक्स एसेट्स की आप डेप्रिसिएशन काटोगे तो कुछ कुछ बात यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया होगा तो आपको निकालना आता होगा। डायमिनिशिंग मेथड से है तो डायमिनिशिंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन एसएलएम मेथड से है तो एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी कि अस्थायी किस्त पद्धति है तो अस्थायी किस्त पद्धति से, क्रमागत ह्रास पद्धति है तो क्रमागत ह्रास पद्धति से। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, टाइम कम है। तो इसके आगे मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्या एक दो बात और है। कभी कभी आपके 2 नंबर क्वेश्चन में नया चीज़ बता रहा हूँ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का चर्चा होता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का चर्चा हो रहा है। क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग? कहता क्या, जितने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अकाउंटिंग वर्क जो है 2 तरह से करते हैं। ठीक है, 2 प्रिंसिपल पर करते हैं, 2 थ्योरी पे करते हैं। एक करते हैं फंड थ्योरी, ठीक है, और एक कहता है एंटिटी बेस्ड थ्योरी। फंड थ्योरी क्या है?
कहता है जिसमें फंड अकाउंटिंग मेथड अपनाया जाता है वो फंड बेस्ड थ्योरी हो गया। और एक होता है एंटिटी बेस्ड थ्योरी, कहता है जिसमें नॉन फंड, ठीक है, कौन सा, नॉन फंड अकाउंटिंग मेथड अपनाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी बेस्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब इस बुक के हिसाब से देखिए ये कहता है कि एंटिटी बेस्ड थ्योरी जो है उसके बारे में क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जाइएगा मत, आप आराम से खाली स्मूथली सुनिएगा। मैं आपको हर चीज़ हर पॉइंट को डील करने का कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर से बेहतर जान सके, बेहतर से बेहतर समझ सके। ये कहता है कि देर आर टू मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फंड थ्योरी इन विच अ फंड बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड, जहाँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग अडॉप्ट किया जाता है। सेकंड, एंटिटी बेस्ड थ्योरी इन विच a known fund basis of accounting is adopted. In this system, the principle of comparing income with cost issued for accounting work as used in all trading organization. Accounting is done on the basis of double entry method. Entity based theory में क्या होता है, जो लाभकारी संस्थान, जो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जो मेथड अपनाए जाते हैं वो यही अपनाए जाते हैं। कौन सा, एंटिटी बेस्ड थ्योरी। ये डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है। आगे क्या कहता है, कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट स्पेसिफिक फंड अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग सच एज ए स्पोर्ट फंड, चैरिटी फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड। दिस फंड्स आर क्रिएटेड टू फुलफिल a specific objective or to meet the expectation of donor. Fund based accounting is a technique of bookkeeping in which separate set of books are kept for assets, liabilities, income, expenditure and fund for every specific donations. कहते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करता है बाबू रे, वो क्या करता है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के समय जैसे प्राइज फंड है ना, फंड बिल्डिंग फंड है, चैरिटी फंड है, उस फंड पे काम करता है। उस फंड के रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स है उस एक्सपेंडिचर को उसी फंड में से लेस करेगा। इनकम अगर उसमें कुछ आ गया तो उस इनकम को भी ऐड करेगा। थोड़ा सा इसको एक बार और डिटेल करते हैं। 2 नंबर की बात और आता है ना, थोड़ा सा ये नया भी लगेगा आपको। क्या कहता है, कोष आधारित लेखांकन पद्धति में अलाभकारी संस्था विशेष कोषों का निर्माण करती है, जैसे खेल कोष, दान कोष, भवन कोष, पुरस्कार कोष। मैं हिंदी में इसलिए रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इंग्लिश के बहुत सारे यूट्यूबर पढ़े हैं, हिंदी मीडियम के भी थोड़ा 2-4 लाइन बीच में बोलूँगा ताकि उनको भी अपना नोट्स कंप्लीट करने में। और देखिए मैं जब बोलता हूँ उसको नोट्स बनाने का कोशिश करिए, क्या होगा उससे आपका, क्या कहता है एग्जाम में कि विद्यार्थी अपने शब्दों में जवाब दे, तो ये आपका शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, फिर कहता है कोष आधारित लेखांकन पद्धति में अलाभकारी संस्थान विशेष कोषों का निर्माण करती है, जैसे खेल कोष, स्पॉट फंड, दान कोष, चैरिटी फंड, भवन कोष, बिल्डिंग फंड, पुरस्कार कोष, प्राइज फंड्स। इन कोषों का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अंशदान देने वाले की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या आता है, कहते हैं इन जो इस तरह का जो फंड है उसको क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि जो कंट्रीब्यूटर है, वो जो ट्रस्टी आपको दे रखा है आपको फंड, उनको सारा चीज़ पता चल सके। उनके द्वारा दिया गया फंड में कितने एक्सपेंडिचर्स हुए, क्या सरप्लस रहे, क्या डेफिसिट रहे, उनको थोड़ा सा बिलीवनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग पुस्तपालन की एक तकनीक है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए प्रत्येक अंशदान के लिए संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय और कोष के लिए अलग अलग पुस्तकों का एक सेट रखा जाता है। कहता है जो फंड आपको मिला है, किसी भी चीज़ के लिए, प्राइज के लिए मिला हो, स्पोर्ट्स के मिला, किसी भी चीज़ के लिए फंड मिला है, उस फंड के रिलेटेड हर एक बुक को अलग अलग, यह डबल एंट्री का ही टेक्निक है, लेकिन उसमें अलग अलग है। एक्सपेंडिचर्स क्या हुए, इनकम क्या हुआ, लायबिलिटीज उससे रिलेटेड क्या है, एसेट्स उससे रिलेटेड क्या है ना, उस फंड के लिए एक अलग सेट रखा जाता है। उससे आप क्या करते हो, उस फंड के संबंधित जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर्स हुए, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट हुए, उनको आप उसमें दिखाते हो। और अगर कुछ शेष बच जाता है तो फिर आपको उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि इसके जो डिफरेंसेज है या फिर इसको, ये जो फंड है कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। राइट, एक ये था जो कल नहीं बता पाए थे हम, और कुछ मुझे नहीं लग रहा है
कि मैंने कुछ हो रहा है इसमें थ्योरी बेस, कुछ कुछ वर्ड है जिसको देखना पड़ेगा। एक आता है इंडोमेंट फंड, कभी कभी पता है दिस फंड इज क्रिएटेड थ्रू द अमाउंट और एसेट रिसीव्ड एज अ गिफ्ट और बाय अ विल, दिस फंड इज यूटिलाइज टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो कुछ कुछ फंड है उनको भी आपको कभी कभी देखना पड़ता है। क्या होता है एंडोमेंट फंड, हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें कहता है कि ऐसा कुछ जिसका निर्माण किसी वसीयत या उपहार में प्राप्त धन या संपत्ति से किया जाता है, उन्हें समर्पित कोष यानी कि इंडोमेंट फंड कहते हैं। इन कोषों का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। एक बात बताइए, आप लिगेसी का नाम सुने हैं? वसीयत क्या होता है बताइए? वसीयत होता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे कोई ऐसे बंधु हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी सारे एसेट्स मुझे डोनेट कर दिया है, तो जो डोनेटेड एसेट्स है वो मेरे लिए लेगेसी है। ऐसे एनजीओ वगैरह एनपीओ वगैरह को भी मिलता रहता है। ठीक है, और कुछ कुछ इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ हो रहा है। अगर आपको और भी कोई कंसेप्ट चाहिए तो आप प्लीज़ 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 आप इसको क्या करना, मतलब हमको बता देना। ठीक है, ठीक है, और कुछ इसमें हमको नहीं देखने को मिल रहा है। इंडोमेंट फंड आपको हम बता दिए। चलो, तो एनपीओ का कंसेप्ट हो गया क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंसेज बताकर मैं इसको वाइंडिंग मतलब समाप्त करूंगा। उसके बाद में कल आ रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म लेकर, और मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट लेकर पहले आता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूँ और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारी नॉलेज, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल सके और क्या हो, बेहतर से बेहतर आपको एग्ज़ाम में मार्क आ सके। राइट, तो मैं आपको अभी जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बताकर मैं लास्ट कर दूँगा। पहले जब भी रेफरेंस लिखो तो पहले 3 खाना बनाओ, एक थोड़ा सा पतला और 2 हाफ हाफ का बना लो। एक में लिखो बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड में लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और थर्ड में लिखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई भी डिफरेंस पूछता है तो 3 खाना बनाना। फर्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट, receipt and payment account is a real account, when income expenditure account is a nominal account. Nature of account, it is a summary of cash transaction of not for profit organizations. मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश समरी है किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके बारे में कहता है इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड टू फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे एनपीओ के अंदर क्या सरप्लस और क्या डेफिसिट हुआ स्टेटमेंट पीएल की तरह बनाया जाता है, उसमें पीएल अकाउंट के तरह बनाया जाता है, उसमें क्या, उसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है, इसमें सरप्लस और डेफिसिट निकलता है। फॉर्म, द रिसिप्ट आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि रियल अकाउंट के बेस पे बनता है। तो डेबिट कहता है व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में रिसिप्ट होगा, क्रेडिट में पेमेंट होगा। उधर कहता है द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर शो ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम एंड प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड। पहले बताते हैं नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसीलिए बात समझ गए। ओपनिंग एंड इन क्लोजिंग opening and closing balance of cash, this account begins, receipt and payment account बता रहा हूँ, this account begins with opening balance of cash or bank and end with closing balance of cash and bank. अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है, कहता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आर नॉट अकाउंटेड, द बैलेंस इज, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उससे उस पर कोई ध्यान नहीं देते हम लोग, उसमें कोई लेते ही नहीं है। ठीक है, कहता है द बैलेंस इज सो एंड सरप्लस और डेफिसिट। कहता है कि इसमें कैश का कहीं चर्चे नहीं है, इसके लास्ट में जो आता है सरप्लस या डेफिसिट आता है। अगला है अकाउंटिंग मेथड, दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन एक्रूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर आता है एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट इज मेड इन दिस अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर आर मेड इन दिस अकाउंट, इन द अकाउंट। इस अकाउंट में एडजस्टमेंट अगर दिया है तो उसको रखा जा सकता है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है, उधर द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मेड इन दिस अकाउंट।
सॉरी, उसमें कहता है कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोथ आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश हो या नॉन कैश हो, दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर अगला कहता है कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स, आइटम ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर बोथ आर शो इन दिस अकाउंट। इसमें कैपिटल नेचर शो, रेवेन्यू नेचर शो, दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिया जाएगा। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर्स को लिया जाएगा। बैलेंस शीट, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट अंडर दिस अकाउंट एज इट शो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स बोथ। इसमें कोई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज नेसेसरी unless this account as only revenue items are shown in this account, the detail of other balance are in balance sheet। कहता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू दिखाते हैं, इसलिए कैपिटलाइजेशन का कोई नॉलेज नहीं होता है, इसलिए बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। कैपिटलाइजेशन आइटम दोनों को खोलना पड़ेगा। आइटम ऑफ डेबिट साइड पता ही है, ऑल रिसिप्ट शो इन अ डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल इनकम ऑल एक्सपेंडिचर्स शो इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डेबिट साइड। ठीक है। डेप्रिसिएशन, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं रखा जाता है। इन दिस अकाउंट डेप्रिसिएशन इज नॉट सीन, सो डेप्रिसिएशन इज शो इन डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो कुल मिला के इतने डिफरेंस बताए हैं, बाकी डिफरेंस आप देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, इसको ढंग से अगर आप पढ़ लेते हैं तो डैम श्योर आपका बेहतर मार्क भी आता है और बेहतर नॉलेज भी हो जाएगा। इसलिए कृपया कर पढ़ो, एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा सा टाइम दो। मौसम बहुत ठंडा है, जैकेट देख रहे हो पहने हुए, बहुत ठंडा है, बिहार में तो बहुत ही है। इसीलिए क्या करो, थोड़ा सा मौसम का देखते हुए घर में प्रेम से कंबल ले लो, आराम से पढ़ो। पढ़ने के समय में अगर आपको प्रॉब्लम कुछ होता है, जैसे नींद आ रहा है, तो गर्म पानी ले लो, थोड़ा सा पी लो। गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा देर चलो, चलने टाइम में नींद नहीं होगा, चिंगम चबाओ। चिंगम चबाने से क्या होगा कि बोन्स आपका वर्क करेगा, और जब बोन मेरा वर्क करता है तो नींद नहीं आती है। राइट, तो ये कर सकते हैं। ठीक है। एक और लाइन में कुछ कह देता हूँ आप लोग को जाते जाते, कुछ लाइन मैंने सोचा है आपके लिए। कहता है जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, फिर तुझको पता चलेगा, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। टुमारो कैश फ्लो का इंतजार करो। बाय।